Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Sunday and the time duration is around 4 p.m. in the afternoon. So today I'm gonna discuss some main points with you guys that you have to keep in mind before proceeding with this Poland work visa application file. So there are few points. I made a checklist for you guys so that you guys can get a rough idea about the process, what all documents are mainly required, and what are the key things you have to take care of before applying for this Poland work visa. Before preparing your work visa file, the first thing is having criminal record or police case. So this is the main point. You have to make sure of this thing, that you should get PCC before filing the application. You have to put this document in visa application file. आप लोगों को इस चीज़ का मेक श्योर करना पड़ेगा। अगर आप पीसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपको मेक श्योर करना है कि आप एक वैलिड पीसीसी है। इंडिया में अगर आप पीसीसी अप्लाई करते हैं दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर 6 मंथ, और 6 महीने के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर एक बार एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको नया अप्लाई करना पड़ता है। विदाउट पीसीसी यू कैन नॉट फाइल द पोलैंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना पड़ेगा। अगर पोलैंड पीसीसी अप्लाई नहीं, बिना पीसीसी के अप्लाई करेंगे आपका रिजेक्शन आ जाएगा। जो की पॉइंट्स हैं पूरे प्रोसेस के बारे में, अगर आप 10 चीज़ का ध्यान देते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो पीसीसी जो फाइल होती है थोड़ी स्ट्रांग बनती है, आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका फिर वीज़ा लग जाए। तो ये चीज़ का मेक श्योर करना। बहुत लोग कहते हैं कि पीसीसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर पोलैंड, पर ऐसा नहीं है, पीसीसी मस्ट रिक्वायर्ड है। उसके बेसिस पर आपको पता चलता है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर है या नहीं है। और अगर आप चेकलिस्ट देखते हैं तो उसमें एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट पीसीसी आपका मेंशन करा है, बट दैट इज़ मस्ट रिक्वायर्ड। आप ये चीज़ का मेक श्योर करें पीसीसी आप अपना शो कर रहे हैं। इसके अलावा नॉट प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट दैट कैन सपोर्ट द एप्लीकेंट पर्पज ऑफ स्टेइंग पोलैंड। इसके अंदर आपका आता है जैसे आपका वर्क परमिट वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आते हैं, ऑफर लेटर होता है, ऑफर लेटर के अलावा आपका अकोमोडेशन लेटर मस्ट होता है। अगर आप पोलैंड के अंदर जाते हैं, 3600 ज़्लोटी आपकी सैलरी है, उस केस में आपका अकोमोडेशन मस्ट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि डी कैटेगरी के अंदर आप जाते हैं। तो अगर आपका अकोमोडेशन नहीं है तो फिर आप अपना अकोमोडेशन आपको अलग परचेज करना पड़ता है। दैट कॉस्ट अराउंड 4000 ज़लोटी। अगर आपका 4000 ज़लोटी अपना अकोमोडेशन में देंगे तो फिर आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ का मेक श्योर करना, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन लेटर प्रोवाइड नहीं करा तो आपका रिजेक्शन पक्का आएगा। अगर आप डी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि 3600 ज़लोटी आपकी सैलरी होती है, उसमें आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अकोमोडेशन अगर आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है उसके ऊपर आपको 3600 से 4000 ज़लोटी मिलता है, तो फिर आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अपना ट्रैवल और अपना खाने पीने के खर्चे निकाल सकते हैं, तभी आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज यू वोंट। ये चीज़ का आप मेक श्योर करना कि आपका अकोमोडेशन लेटर है। ये अपार्ट फ्रॉम दैट द नेक्स्ट स्टेप इज़ पासपोर्ट। अगर आप पासपोर्ट अगर देखें तो आपका डैमेज पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट की आपकी कंडीशन सही होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपका वर्क वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उसके 3 महीने से 6 महीने के बीच तक आपका जो पासपोर्ट है उतना वैलिडिटी होनी चाहिए, अदरवाइज विल गेट रिएक्शन ऑन दिस पॉइंट। पासपोर्ट का आप अपना मेक श्योर करें। और इसके अलावा जो ट्रैवल टिकट है आपकी, जैसे आप डमी टिकट बना के देते हैं, वो फेक नहीं होनी चाहिए। आप किसी मेक माई ट्रिप या किसी और साइट से ही लें। राउंड ट्रिप का आपको अपना शो करना पड़ता है। इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना है कि आप जेन्युइन डमी टिकट आप शो करें। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि फेक टिकट लगा देते हैं, फिर उसमें रिजेक्शन आता है। आपका पता चल जाता है उन लोगों को जेन्युइन है फेक है, तो इस चीज़ का मेक श्योर करें। इसके बाद अगर आप देखें जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको जो ट्रैवल इंश्योरेंस है इसका मेक श्योर करना पड़ता है। 30,000 यूरो से ऊपर है, और जो उनकी चेकलिस्ट है उसके अंदर ही फॉलो करना चाहिए जो उनके पैनल है। उसके अलावा अगर आप फेक प्रोवाइड करते हैं या कुछ इनवैलिड आप प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे 1 साल का आपका रिक्वायर्ड होता है और आप 6 महीने का ही शो करते हैं, तो इसमें आपका रिजेक्शन आता है। फिर आप रीअपील करते हैं, फिर आपको दोबारा शो करना पड़ता है। इस चीज़ से बचने के लिए आप जो उनके पैनल के अंदर कंपनीज़ हैं उनका ही शो करें। और द मेन थिंग इज़ आप एक पूरा वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस उनको शो करें। ये चीज़ का आपको मेक श्योर करना होगा। जो भी प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं इंश्योरेंस बुक करने के अंदर, अगर आप किसी एजेंट को जानते हैं जो जेन्युइन है और बहुत लॉन्ग टर्म से काम कर रहा है, तो उससे मेक श्योर करें। अदरवाइज गिव अ कॉल टू VFS, दे लेट यू नो अबाउट द पैनल कंपनीज, और उनसे पूछें कि आपको कैसे आपको वर्क परमिट आपका परचेज़ करना है, क्योंकि अपडेट होते रहती हैं पॉलिसीज़। तो एक बार उनसे कंफर्म कर लें अपना इंश्योरेंस बुक करने से पहले। इसके अलावा सबमिटिंग फोटोग्राफ
फोटोग्राफ्स ऑफ इनकरेक्ट साइज, जो भी उनका पैरामीटर है, जैसे वो कहते हैं कि वाइट बैकग्राउंड में उनको फ़ोटो चाहिए 35 to 45 mm का जो उनका साइज़ होता है, उसका पूरा उन लोगों ने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आप अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसमें पूरे पैरामीटर्स उन लोगों ने मेंशन करें, उसके अंदर ही आप अपनी फ़ोटो क्लिक कराएं। इनकरेक्ट करते हैं तो फिर इशू करता है। इसके अलावा जो आपका ऑफर लेटर है ब्लैक लिस्टेड कंपनी के अंदर नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर कंपनी की KRS नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी की अभी रेपुटेशन क्या है। अगर बिग फर्म है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके लग जाएँ, और स्मॉल फर्म है और कोई एंट्री लेवल की कंपनी है तो उसमें थोड़े कम चांसेस होते हैं कि आपको वर्क वीज़ा मिलेगी, क्योंकि कंपनी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप देखें इसमें बिग फर्म है, रेपुटेड कंपनी है और लॉन्ग रन से चल रही है तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं आता है। अगर कंपनी छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रही है, ब्लैक लिस्टेड है, और और जो कंपनी है उसका आप देख सकते हैं पूरा टर्नओवर वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही मार्केट में तो वर्क वीज़ा मिलने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। जो मेन फैक्टर इज़ दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर कंपनी रेपुटेशन और कंपनी साइज़ पर आप चेक कर सकते हैं। कंपनी के बारे में पता कर लें जहाँ कभी आपको वर्क परमिट मिला है। छोटी कंपनी है और थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही मार्केट में तो उस केस में ऐसा होगा कि आपके वर्क वीज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेट पर कंपनी के बारे में पढ़ लें, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वहाँ पे। इससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कंपनी के बारे में। और इसके अलावा जो एम्बेसी इंटरव्यू है, एम्बेसी इंटरव्यू का ऐसा होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह किसी पे आता है, किसी को अगर कॉल आता है इंटरव्यू के लिए तो सारे आंसर आपको प्रॉपरली वहाँ पर को मेंशन करने पड़ते हैं। जो भी पूछेंगे आपको प्रॉपरली आंसर आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। कुछ पूछ रहे हैं आपको नहीं आता तो क्लियर नहीं कर पाएंगे आप इंटरव्यू, इसमें भी रिजेक्शन आता है आपका। जैसा मैंने इससे पहले बताया, आपको एक वीडियो बनाई है उसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह क्लैरिफाई कर रहे हैं, ऐसे ही आपको आंसर देने पड़ते हैं। तो इन चीज़ का मेक श्योर करना पड़ता है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग आर ऑल्सो देयर। अगर आप वहाँ पे जाते हैं VFS में, अपनी फ़ाइल आपको प्रॉपर बनानी पड़ती है, अपना इंटेंशन आपको शो करना पड़ता है, वो चीज़ का आपको मेक श्योर करना पड़ता है। अगर आपके प्रॉपर आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन सही किया और आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आपको वीज़ा मिल जाए। अदरवाइज़ आपको, अगर ये की पॉइंट्स हैं, इनमें ही ज़्यादा रिजेक्शन आता है। अगर आप देखें, अगर आपको जितना मैंने बताया आपको, इसके अंदर जो मेन थिंग है ये आपको मेक श्योर करना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट अप टू द मार्क हैं, और जो सारे डॉक्यूमेंट हैं आप प्रॉपर अपना डिस्प्ले कर रहे हैं उनके सामने, कुछ डेटा आप फॉर्ज करके शो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि आपका इंटेंशन भी करेक्ट हो जाता है, आपकी फ़ाइल भी रेलेवेंट लगती है, तो फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अगर देखें कुछ उसमें गलती है तो फिर रिजेक्शन आने के चांसेस होते ही हैं। तो बहुत से लोग हैं अगर जिसने पास्ट में अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करा है तो इनके अंदर इनके रिजेक्शन भी आ रखे हैं। तो मैंने सोचा कि एक चेकलिस्ट वगैरह बना देता हूँ जो मेन चीज़ है जिसमें रिजेक्शन आ रहे हैं, ताकि आप अपनी फ़ाइल बनाएं तो इन चीज़ का आप मेक श्योर करें। उसके बेसिस पे आपको देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, अगर आप फाइल अच्छी हो तो अपने एंड से तो खैर आपको अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना ही है। उसके बाद जो वीज़ा रिजेक्शन रेशियो है ये पूरा आपका इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर गलती कर देते तो डायरेक्ट आपका रिजेक्शन आ जाता है। रिपील करते हैं फिर उसमें दोबारा पैसा लगता है, फिर वीज़ा मिलने के बहुत चांसेस कम रह जाते हैं। आपको भी बताइए ये चीज़ें, तो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। वीज़ा लगने के जो चांसेस होते हैं सबसे पहला आपका कंपनी पे ही डिपेंड करता है। आपकी जो कंपनी जहाँ से आपका वर्क परमिट आया उसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में। अगर उसकी रेपुटेशन ठीक है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी यू विल गेट द वीज़ा। अगर रेपुटेशन ख़राब है तो फिर ये मेन पॉइंट हो जाता है, नहीं मिलता आपको। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि लोग किसी भी एजेंट से अपना वर्क परमिट वगैरह ले लेते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो, या वो कंपनी लाइबिलिटी के अंदर होती है, मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या फिर लॉन्ग कंपनी स्टार्ट ही हो रखी है, छोटे लेवल पर ऑपरेट कर रही है। तो इस केस में ऐसा होता है कि आपके रिजेक्शन आते हैं। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है आपको हायर करता है तो उसको अपना यहाँ पे एक लेबर मार्केट जो होता है वहाँ पे एक फॉर्म पूरा फिल करके शो करना पड़ता है कि पोलैंड में भी लेबर की शॉर्टेज है, वो लोग वहाँ से अपना एम्प्लॉय नहीं हायर करते हैं। तभी वो इंटरनेशनल मार्केट में शो करना पड़ता है कि इंटरनेशनल मार्केट से एक कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ऐसा होता है एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में एक एप्लीकेशन साइन फॉर्म वहाँ पे पूरा अपना सबमिट करता है, जिसके बेसिस पे आपको वर्क परमिट मिलता है। तो सारी चीज़ें होती हैं, अपना पूरा गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर चलती है, उसके बेसिस पे आपको वर्क परमिट मिलता है। और फिर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है पूरा चेक करते हैं कि आपका जो कंपनी का जो वर्क परमिट है वैलिड है नहीं है, कंपनी आपको लॉन्ग रन तक अपने यहाँ एम्प्लॉय कर सकती है नहीं कर सकती। आपको एक बार जॉब मिल जाती है तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो क्या पता निकाल दें कुछ टाइम बाद। फिर इस केसेस में पूरे जो इनको इमिग्रेशन रूल्स के अंदर है उसके अंदर देखना पड़ता है
तब जाके लोग आपको वर्क वीज़ा इशू करते हैं। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें कि जो कंपनी है आपकी वो बढ़िया है, कि मतलब लॉन्ग रन में अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं होता, आपको जॉब से निकालेंगे नहीं। तो ये चीज़ का आप मेक श्योर करें, तो उसके बेसिस में आपको वर्क परमिट मिलता है। तो इसका मेक श्योर करना पड़ता है जो इमिग्रेशन ऑफिसर है। तो कंपनी जो गवर्नमेंट भी अब कुछ रूल्स रेगुलेशन के अंदर वर्क करती है, तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना पड़ता है। अगर बिग फर्म है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका रिजेक्शन आए। अगर कोई स्मॉल फर्म है तो उसमें आपका रिजेक्शन आ सकता है। तो इस चीज़ का आपको मेक श्योर करना पड़ता है। यू आर गेटिंग द वर्क परमिट फ्रॉम अ जेन्युइन एजेंट, और कोई रेपुटेटेड एजेंट से आपको वर्क परमिट मिल रहा है तो सही है। बिग फर्म में अगर वो एम्प्लॉय कर रही तो उसमें आपको चांसेस हैं कि आपका वीज़ा मिल जाए। तो मेन चीज़ आपका यही चीज़ है। इसके अलावा जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, आपको मेक श्योर करना पड़ता है इन सारी चीज़ों का, कि आप प्रॉपर अपना जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है उसमें सारे डॉक्यूमेंट अपने डिस्प्ले कर रहे हैं और आपका इंटेंशन उनको वैलिड लगा, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी यू विल गेट द वर्क वीज़ा, अदरवाइज यू वोंट। थैंक यू गाइस, आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइस। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपके रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। आई विल रिवोट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू गाइस।